नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप और आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज के मुद्दे में जो मुद्दा हम उठा रहे हैं वो है दरकते पहाड़ और उससे बेहाल लोग। आपको बताएं कि इससे पहले कि हिमाचल में प्राकृतिक आपदा प्रलय बनकर टूटे, नवनिर्मित हिमाचल सरकार सजग हो गई है, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को जानते हुए भी अब तक जो राजनेता एवं प्रशासनिक अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए थे वो दस्ते जोशीमठ के अलर्ट के बाद जाग गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को जगाने का काम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है, जिन्होंने ये आदेश दिया है कि राज्य में सिंकिंग जोन तथा भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों का अध्ययन किया जाए। तो आदेश ये भी दिए गए हैं कि ग्लेशियर मैपिंग के लिए आधुनिक उपकरणों से रिपोर्ट तैयार की जाए। हिमाचल के पहाड़ दरक रहे हैं, यह किस्सा कोई नया नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब राज्य सरकार जोशीमठ के परिणामों को देख थोड़ा सजग हो गई है। इस अलर्ट को यदि गंभीरता से लिया गया तो आने वाले समय में राज्य किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा से बच सकता है। आपको याद दिला दें कि हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से सेस्मिक जोन 5 के दायरे में आता है, जो कि हिमाचल में प्राकृतिक आपदा को लेकर लटकती तलवार के समान है। इसका खामियाजा हिमाचल एक सदी से भी अधिक समय पहले भुगत चुका है। 1905 में जब कांगड़ा तथा धर्मशाला में भूकंप आया था तो उस समय लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बने थे। हुए नुकसान का अंदाजा धर्मशाला स्थित मैक्लोडगंज के कब्रिस्तान से भी लगाया जा सकता है, जहां आज भी दफनाए गए सैकड़ों अंग्रेजी हुक्मरानों की कब्र देखी जा सकती है। खतरे का अंदाजा जो है वो इसी बात से लगाया जा सकता है कि यदि 1905 में जब पहाड़ों की आबादी नामात्र हुआ करती थी तो उस समय यदि 20,000 लोगों की जान गई थी, तो आज धर्मशाला तथा अन्य क्षेत्रों में यदि 7 अथवा इससे अधिक रिक्टर स्केल पर जो है वो भूकंप आया तो जान माल का नुकसान लाखों में हो सकता है। राजधानी शिमला के बाशिंदे 1972 की उस आपदा को नहीं भूल सकते जब शिमला के रिज मैदान तथा उसके साथ लगता क्षेत्र 6 से 8 फीट तक धंस गया था। इसके निशान लक्कड़ बाजार में आज भी देखे जा सकते हैं। रिज मैदान को बचाने के प्रयास अभी भी जारी हैं। किन्नौर में हुए भूस्खलन उन 10 पर्यटकों के परिवार कभी नहीं भूल पाएंगे जो पर्यटन की दृष्टि से शीतकुल आए थे। हुए भूस्खलन के कारण जो है वो टेम्पो ट्रैवलर सहित जो है वो जमींदोज हो गए थे। आपको बताएं कि मंडी जोगेंद्र नगर के बीच चंबा कुल्लू बस के जमींदोज होने की घटना आज भी ताजा है, जहां लगभग 30 लोग काल का ग्रास बन गए थे। मसला यह है कि लाखों जानों को कैसे बचाया जा सके। जिला किन्नौर में विद्युत परियोजनाओं के नाम पर प्रकृति से जो खिलवाड़ किया गया है उसे देखकर जो है वो शीत मरुस्थल अब काल का ग्रास बनकर कहर बरपा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है कि ग्लेशियर जो है वो अचानक टूटकर प्रदेश की प्रमुख नदियों में बाढ़ ला रहे हैं। परिणाम स्वरूप अचानक आई बाढ़ से हर साल सैकड़ों लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं। बादल फटने की घटनाएं प्रदेश में तबाही मचा रही हैं। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि समय रहते व्यापक प्रबंध किए जाएं तथा सिंकिंग जोन का आंकलन किए जाने के अलावा जो है वो हो रही अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन पर अंकुश लगाए जाएं, ताकि असंख्य बहुमूल्य जानों को बचाया जा सके। एक बहुत ही संवेदनशील आज का मुद्दा है, क्योंकि लगातार जो है वो इस तरीके के खतरे बने हुए हैं और लोगों की जान पर तलवार जो है वो मौत की लटक रही है, आपदाओं की तलवार जो है वो लटक रही है। इस मसले को और विस्तार से जानने के लिए और गहराई से जानने के लिए हमारे स्थानीय संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय पुरी जी। नमस्कार सर। नमस्कार गौतम। सर, मुद्दा आपने पूरा सुना। सिंकिंग जोन का है, लैंडस्लाइड का है, एकदम से फ्लैश फ्लड का है, लोग जान गंवा रहे हैं। जोशीमठ से मुद्दा जुड़ा हुआ है। इस मसले पर सर कहेंगे क्या रोशनी डालना चाहेंगे आप? देखो गौतम, ये मुद्दा गंभीर है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रदेश में जोशीमठ जैसे हालात अभी पैदा नहीं हुए हैं। आने वाले समय में कभी उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन
हिमाचल की पहाड़ियों और उत्तराखंड की पहाड़ियों की भौगोलिक परिस्थिति या कुछ अलग है। वहाँ के पहाड़ कच्चे हैं और जोशीमठ की जो स्थिति है वो हिमाचल में उत्पन्न होगी ऐसा हम्म। कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी यह चेतावनी है कि हिमाचल को अभी से ही सजग रहना होगा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको समझा है और उसे देखते हुए ही उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं कि इसका विश्लेषण किया जाए, सिंकिंग जोन जहां जहां है उनको देखा जाए। टेबल पे ना। ठीक है। सर, सवाल ये है कि अब देखिए कि चाहे वो जोशीमठ है, क्योंकि एक भौगोलिक स्थिति की आपने बात की, वहां पर पहाड़ दरक रहे हैं, है ना, लेकिन क्या कंस्ट्रक्शन यहां भी लगातार जो है वो चल रही है? निर्माण के नाम पर जो है वो बहुत से पहाड़ों को छेदा जा रहा है, भेदा जा रहा है। क्या ऐसी संभावना है कि आपदाओं से और भी आने वाले वक्त में लोगों की जान जा सकती है? और अगर इसको रोकना हो तो कैसे उस पर लगाम जो है वो लगाई जा सके? देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है वो अपने गठन से लेकर आज तक विकास के नाम पर ही कुर्बानियां दे रहा है। हिमाचल में जितना विकास होता जा रहा है उतना ही हिमाचल की पहाड़ियां जो है वो खोखली होती जा रही हैं। आप ये देखिए कि शिमला जो अंग्रेजों के समय हिमाचल की राजधानी भी हुआ करती थी, उसे अधिकतम जो है वो 25,000 की आबादी के लिए बसाया गया था। आज शिमला की आबादी जो है आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर लगभग 4 लाख के करीब है। जो शहर 25,000 की आबादी सोचकर बसाया गया था, उसे अब जब यहाँ पर 4 लाख लोग बसते हैं तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि वो अत्यधिक निर्माण हुआ है। वो जो प्रमुख शिमला था उससे कहीं ज्यादा अधिक निर्माण जो है संजौली, न्यू शिमला आदि क्षेत्रों में हो चुका है। तो पहाड़ों को खोखला किया गया है। इसके अलावा किन्नौर जिला, वहां पर अनेकों जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं और जल विद्युत परियोजनाओं के नाम पर जो है वो पहाड़ों को पूरी तरह से चीर कर रख दिया गया है। वो पूरे खोखले हो चुके हैं, यहाँ तक कि नदियों के रास्ते तक बदल दिए गए हैं और मजबूरन हिमाचल सरकार को ये 3 दशक पहले निर्णय लेना पड़ा कि हिमाचल में जो भी विद्युत परियोजनाएं लग रही हैं उसके पानी को यदि डाइवर्ट किया जाता है तो 15% पानी जो है वो उन्हीं परंपरागत स्रोतों से ही जारी रहे, मतलब नदी का पूरा बहाव मत बदला जाए और उसका 15% पानी जो नदी का पहला रूट है उससे जारी रहना चाहिए। तो परिणाम क्या हुआ कि जहां पर पानी डाइवर्ट किया गया वहां पर भी पहाड़ जो है वो खोखले हो चुके हैं और किन्नौर जिला जो है पूरी तरह से शीत मरुस्थल के तौर पर बदल चुका है। वो रेत के पहाड़ बन चुके हैं। हालांकि करोड़ों रुपया, मैं करोड़ों ही नहीं कहूंगा, अरबों रुपया जो है शीत मरुस्थल परियोजना के नाम पर खर्च किया जा चुका है, लेकिन वहां पेड़ नहीं लग पाते। समाधान कोई निकल कर नहीं आया। तो क्या हम ये कहें कि ये जो आपदाएं हैं ये मानव निर्मित है? जी, 100% ये जो जितनी भी आपदाएं हैं वो मानव निर्मित ही है। आप देखिए, कुल्लू मनाली की तरफ चले जाइए, कुल्लू मनाली की तरफ अत्यधिक निर्माण कार्य हुए हैं। इसी प्रकार धर्मशाला की तरफ चले जाइए, धर्मशाला में भी जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं हिमाचल के, वहां पर अत्यधिक निर्माण हुए हैं और विकास के नाम पर, पर्यटन के नाम पर वहां की जो परंपरागत चीजें हैं वो अब लगभग विलुप्त हो गई हैं और हालात ऐसे बन चुके हैं कि इन स्थानों पर जो है वो अब काम अच्छी तरह से नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर चलने लायक भी जगह नहीं बची है। आप मनाली में अगर आप देखेंगे तो ब्यास नदी के किनारे जहाँ पहले लोग पहुंच जाया करते थे और इसको एंजॉय किया करते थे, अब जो है वो ब्यास नदी के आसपास भी फटकना संभव नहीं है क्योंकि चारों तरफ निर्माण हो चुका है और वो रास्ते घेर लिए गए हैं। यही कारण है जो बदलती आबो हवा है उसने उसी के परिणाम स्वरूप ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और समय समय पर जो है वो सतलुज, ब्यास, ये दोनों प्रमुख नदियां हैं हिमाचल प्रदेश की, रावी तीसरी। तो सतलुज, ब्यास, रावी का स्रोत जो है वो चंद्रताल, सूरजताल से होता हुआ जाता है। तो तीनों चारों नदियां जो है वो लगभग यदा कदा जो है भयंकर जो है बाढ़ लाती हैं और उससे भारी नुकसान होता है। तो क्या सर कंस्ट्रक्शन
हिमाचल में बंद कर देना चाहिए? क्योंकि अगर मैं देखूं तो सहूलियत के लिए जो है वो हाईवेज बन रहे हैं, 4 लेन हाईवेज बन रहे हैं। अभी भी जो है वो कुल्लू की तरफ अगर आप जाएं तो पहाड़ को काटने का काम लगातार जारी है, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है लोगों की सुविधा के लिए। तो क्या वो काम नहीं होने निर्माण चाहिए? निर्माण कार्य बंद हो यह तो हम्म, संभव नहीं है, जी बिल्कुल। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर जो है वो निर्माण कार्य होना चाहिए। हम्म, एनजीटीसी ने कहा है कि 2.5 मंजिल से ज्यादा जो है निर्माण जो है वो नहीं होना चाहिए। आपको शिमला में अनेकों इमारतें दिखाई देंगी जो 6-6, 7-7, 8-8 मंजिल बिल्कुल। तक निर्माण कार्य हो चुका है और वो अवैध है। हम्म, इसी प्रकार से जो है वो मनाली में भी, धर्मशाला में भी और अन्य पर्यटक स्थलों पर भी 8-8 मंजिल की इमारत खड़ी है जो हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के लिए ठीक नहीं है। हम्म, वो भूकंप की दृष्टि से भी सही नहीं है और जो है वो लैंडस्लाइड होने की स्थिति में भी उन पर खतरा बना रहता है। तो पहले तो निर्माण कार्य को लेकर जो है वो भवन निर्माण कार्य को लेकर उचित कदम उठाए जाए। हम्म, दूसरा ये है कि जब सड़कों का विकास होता है तो सड़कों के विकास के लिए जब जब पहाड़ों को काटा जाता है तो साथ ही साथ प्लांटेशन का काम होना चाहिए, हम्म, ताकि पहाड़ अपनी ग्रिप बनाए रखें और यदा कदा लैंडस्लाइड से बचा जा सके। ऐसे ही विद्युत परियोजनाओं या अन्य परियोजनाओं की स्वीकृति को देखते हुए पहले राज्य सरकार को ये योजनाएं बनानी चाहिए कि वहाँ प्लांटेशन होगा कितना। हम्म, वास्तविकता यह है कि सरकार बनाती भी है लेकिन उसे निजी कंपनियां या जो सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जो उपक्रम है, वो भी प्लांटेशन की योजनाओं को अमली जामा पहनाने से गुरेज करते हैं। परिणाम स्वरूप जो है हिमाचल की हरियाली विलुप्त होती जा रही है। फिर सर सवाल यही आता है कि सारी चीज़ें आंखों के सामने हैं। अगर गाइडलाइंस जारी हुई हैं कि 2.5 मंजिल से ऊपर आप मकान नहीं बना सकते, उसकी जगह 6-6, 7-7 मंजिला मकान बनते हैं। तमाम मिनिस्टर्स उन्हीं गलियों से, उन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, तमाम एमएलएज वहां से गुजरते हैं, एक्शन कोई नहीं होते हैं। तो किस पर सवाल या निशान खड़ा किया जाए? देखिए, दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश की कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी चलती है कि ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं होते। हम्म, कानूनी तौर पर इन ऐसी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन अदालती कार्रवाइयों के चलते दशकों से ये इमारतें खड़ी हैं और इनके खिलाफ जो है केस उच्च न्यायालय में लंबित पड़े हुए हैं। हम्म, सरकार अब जो है वो एनजीटी के आदेशों को गंभीरता से उनका पालन कर रही है। आपको मैं गौतम ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ जी जी कि जी। धर्मशाला जिसका जिक्र अभी आपने किया, वहां जब 1905 में भूकंप आया तो आबादी नाम मात्र की थी। हम्म, अब जो है आबादी लाखों में है। जी। ऐसी ही स्थिति शिमला की भी है, ऐसी ही स्थिति मनाली की भी है, अन्य पर्यटन क्षेत्रों की भी ऐसी ही परिस्थितियां हैं। तो आप ये जानिए कि यदि भूकंप आता है, जैसे शिमला में यदि 7 रिक्टर से ऊपर का भूकंप आता है, तो इमारत के ऊपर इमारत खड़ी है, इमारत के ऊपर इमारत खड़ी है, जी। तो जो नुकसान होगा उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हम्म, और परिस्थिति ये है कि जो आईजीएमसी या क्षेत्र के जो प्रमुख अस्पताल हैं, हम्म, वहां पर 700-800 मरीजों से ज्यादा जो है वो फैसिलिटी नहीं स्ट्रेचर है। तक नहीं है। हम्म, 1000 लोगों के से अधिक का उपचार एकदम से वहां किया नहीं जा सकता। तो ऐसे में यदि जब जब लाखों लोगों के जीवन पर आन पड़ेगी तो उपचार के साधन भी हिमाचल के पास नहीं है। इसलिए शायद इन सब चीजों को देखते हुए आपदा प्रबंधन जो है वो उसके लिए भी प्रभावी ढंग से अब कदम उठाने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं और आने वाले समय में स्थितियां बेहतर हो सके इसकी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ये 100% तौर पर नहीं कहा जा सकता कि प्राकृतिक आपदाओं को लेकर हिमाचल सरकार या निजी क्षेत्र या उसमें मैं, आप और हम सभी भी कह सकते हैं, सभी अपना अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हों, ऐसा नहीं है। समाधान सर की और हर किसी का ध्यान जाता है कि समाधान अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो समाधान क्या हो? समाधान आपको वैज्ञानिक तौर पर जो है वो निर्माण कार्य करने होंगे। हम्म, वैज्ञानिक तौर पर ही विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना होगा और सड़क आदि का निर्माण भी जो है वो उसी स्थिति में करवाना होगा कि पहले प्लांटेशन हो, पहाड़ों को की स्थिति को बरकरार रखा जाए, उनकी जमीनी ग्रिप को मजबूत रखा जाए। और दूसरी बात यह कि जैसे अब सुरंग बनाई जाती है, हम्म,
आजकल ये आवश्यक हो गया है कि सुरंगें बनाई जा रही है और हिमाचल में अनेकों सुरंग बन रही हैं। हम्म। तो ऐसे में सुरंग बनाते समय भी वैज्ञानिक तौर पर ही काम करना होगा। उनमें विस्फोट कम से कम किए जाएं ताकि पहाड़ जो है वो ना हिले और वो अ, अ, जो है पहाड़ अपनी मजबूती को बरकरार रख सके। मानव जो है जब तक हम लोग सजग रहेंगे, सरकार सजग रहेगी और सरकार इस और ठोस कदम उठाएगी, तभी जो है वो आने वाले खतरे से बचा जा सकता है। क्योंकि सर सवाल यहाँ पे कई उठते हैं कि कई सरकारें आई, उनको तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियां पता है, क्योंकि चाहे वो धर्मशाला की बात हो, शिमला की बात हो या पूरे हिमाचल की बात हो, जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है और आपदाएं आज नहीं आ रही हैं, बहुत लंबे वक्त से आ रही हैं। सरकारों ने जी, बहुत सी बातें की, कदम उठाने की बातें की, कमेटियां बनाई गई, लेकिन उसका असर यह है कि आज भी हम उन्हीं प्रॉब्लम्स पे डिस्कस कर रहे हैं जिस पर लोग जो हैं वो कई साल पहले भी डिस्कस कर रहे थे। ग्लेशियर पिघल रहे थे, आज भी टूट रहे हैं, समाधान नहीं हो पा रहा है। कठोर कदम उठाने हैं, लेकिन उस पर चेक कौन रखे, कौन ये देखे कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो वाकई धरातल पर काम उस पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए धीरे-धीरे जो है वो धरातल पर काम होना शुरू हो गया है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ जी। कि एनजीटी ने अब कड़े कदम उठाए हैं और भवन निर्माण कार्य के मतलब 2.5 मंजिल से अधिक पर रोक लगाने का प्रयास किया है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये तमाम जो उपाय किए जा रहे हैं, इसके परिणाम एक दिन में देखने को नहीं मिल सकते। आपको शायद मालूम होगा या जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो दीपावली के अवसर पर हमारे को या स्कूल में हमें दीपावली के लिए जब ऐसे लिखने को कहा जाता था, तो हम ये लिखते थे कि दिवाली खुशियों का त्योहार है, इस दिन हम खूब पटाखे फोड़ते हैं। तो हम लोग पटाखे फोड़ा करते थे। आज का बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे ये पढ़ाया जाता है कि दिवाली खुशियों का त्योहार है, इस दिन पटाखे नहीं चलाने चाहिए, इसका असर पर्यावरण पर होता है। तो ऐसे आने वाले समय में ये परिणाम जो है अब बच्चा जो है वो बहुत कम पटाखे चलाता है और वो कहता है कि उसे स्कूल में सिखाया जाता है कि इससे पर्यावरण प्रभावित होता है। तो पर इसके परिणाम जो है आने वाले समय में होंगे। इसी प्रकार जो निर्माण कार्य पर जो सीमित किया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है, भवन निर्माण 2.5 मंजिल तक हो रहा है, सड़कों के लिए आधुनिक मशीनरी लाई जा रही है, विद्युत परियोजनाओं के लिए भी आधुनिक मशीनरी से काम किया जा रहा है। तो इसके परिणाम आने वाले समय में निश्चित तौर पर दिखेंगे, ऐसी उम्मीद है। सर आखिरी सवाल कि आम जनमानस की, आम शख्स की क्या जिम्मेदारी बनती है अपने पर्यावरण को लेकर, या जोशीमठ जैसे हालात हिमाचल में ना बने तो प्रदेशवासी की क्या जिम्मेदारी बनती है आपके हिसाब से? देखिए ये कहना बड़ा कठिन कार्य है। अगर मेरा मकान बन रहा हो तो मैं यूं चाहूंगा कि वो 4 मंजिल बने, लेकिन दूसरे का बन रहा हो तो मैं ये कहूंगा कि कानून का पालना की जानी चाहिए, वो 2.5 मंजिल ही बने। तो सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो कानूनी तौर पर मापदंड तय किए गए हैं उनका पालन किया जाए और निर्माण कार्य जो है वो आधुनिक तरीके से किया जाए। अब एनजीटी ने ये आदेश भी दिए हैं कि जो पहाड़ी जो है वो 35% से अधिक ढलान वाली है, उस पर निर्माण कार्य को अनुमति ना दी जाए। इन चीजों को सख्ती से पालन किया जा रहा है और इसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। शुक्रिया सर, तमाम जानकारी के लिए, बहुत ही वैल्यूएबल जानकारियां, शुक्रिया। तो सवाल यही है कि आखिर मुसीबत में पड़े इन पहाड़ों को बचाया कैसे जाए, अपनी जान गंवाते हुए इन पहाड़ों को बचाया कैसे जाए जो कभी भी दरक सकते हैं। कई लैंडस्लाइड की खबरें आती हैं, कई आपदाओं की खबरें आती हैं जो दिल को कचोट देती हैं, कई परिवारों के चिराग जो हैं वो बुझ जाते हैं। इसका समाधान यही नजर आता है कि हर एक इंसान को अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझनी होगी और उस जिम्मेदारी के साथ जो है वो आगे बढ़ना होगा, चेक रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि आखिर जो प्रशासन द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं, धरातल तक पहुंच भी रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। अगर हर एक इंसान अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जो है वो सही तरीके से करता है तो पूरा हिमाचल, पूरा देश, पूरी दुनिया बहुत ही खूबसूरत और एक स्वस्थ दुनिया जो है वो बनकर उभरेगी। सो फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।